हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रमीज़ नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज के वीडियो सेशन में हम लोग हमारे कैप्सूल सीरीज़ के दूसरे वीडियो को पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने आपके लिए टॉपिक जो चूज़ किया है दैट इज़ स्टमक। स्टमक से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन होता है, स्टमक में कौन से एंजाइम्स मिलते हैं, स्टमक में कौन से ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स में जो सेल्स दिए हैं वो कितनी तरह के होते हैं या उनसे क्या क्या चीज़ें निकलती। तो इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप स्टमक से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है स्टमक। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों स्टमक की, तो सबसे पहली बात आती है स्टमक का शेप, लोकेशन और इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया। तो चलिए देखते हैं। हमारा स्टमक जो होता है बच्चों, ये एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज ए जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो कहां पर होता है, विच इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इसको हम लोग ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं बाय रिमेंबरिंग ए ट्रिक कॉल्ड ऊला, ULA ऊला। U मीन्स अपर, L मीन्स लेफ्ट, A मीन्स एब्डोमेन। उसके बाद स्टमक के पार्ट्स की बात करेंगे तो ए टिपिकल स्टमक हैज 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स होते हैं। ये 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। पहला पार्ट होता है जिसमें हमारा फूड पाइप खुलता है, दैट इज नोन एज कार्डियक। सेकेंड इज फंडस, इसको हम लोग फंडिक भी कह सकते हैं। तीसरा आता है बॉडी और चौथा पार्ट आता है पाइलोरस और पाइलोरिक। तो चलिए इन चारों पार्ट्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, स्टमक की अगर बात करेंगे तो ये जो पहला पार्ट हम लोगों को दिख रहा है, जहां पर हमारा ओएसोफेगस आकर के खुलता है, ये क्या है, दिस इज योर ओएसोफेगस। ये ओएसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। ये इस ओएसोफेगस या फूड पाइप हमारे स्टमक के पहले पार्ट में खुलता है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक। ये वो पार्ट है जहां पर ओएसोफेगस यानी फूड पाइप आकर के स्टमक में खुलता है। बच्चों स्टमक के लिए हम लोग एक और शब्द का प्रयोग यूजुअली करते हैं, आपने सुना होगा गैस्ट्रिक रीजन्स, यानी स्टमक के रीजन्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी स्टमक के ग्लैंड्स, ठीक है। तो इसलिए वो वॉल्व या वो स्फिंक्टर जो ओएसोफेगस और हमारे गैस्ट्रिक रीजन यानी स्टमक के बीच में पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो ओएसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या कहलाता है, दिस इज द गैस्ट्रो ओएसोफेजियल स्फिंक्टर। ये गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है, इट इज गिवन एट द जंक्शन ऑफ ओएसोफेगस एंड स्टमक। उसके बाद जो दूसरा पार्ट हमारे स्टमक का आता है दैट इज द फंडस। फंडस रीजन की खास बात ये होती है बच्चों कि यहाँ पर गैसेस वगैरह पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, जो गैसेस जो हैं वो यहीं इसी रीजन में आकर के इकट्ठा हो जाती हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है दैट इज द बॉडी। बॉडी की खास बात यह है कि इट इज द मेन सेंट्रल रीजन ऑफ अवर स्टमक। ये हमारे स्टमक का मेन सेंट्रल रीजन होता है। और लास्ट पार्ट हमारे स्टमक का जो है, इट इज नोन एज पाइलोरस और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज पाइलोरिक। ये पाइलोरस जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में खुलता है। किस में खुलता है, इट ओपन्स इनटू द डियोडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में खुलता है। अब यहां पर जो वॉल्व मिलता है दैट वॉल्व इज नोन एज पाइलोरस और पाइलोरिक स्फिंक्टर, या फिर हम लोग इसको पाइलोरिक वॉल्व भी कह सकते हैं। दिस इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टमक के हम लोग ने 4 मेजर पार्ट्स देखे, जिसमें हम लोग ने देखा कार्डियक, फिर फंडस, फिर बॉडी
और फिर चौथा पार्ट आता है पाइलोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टमक के अगर हम लोग बच्चों वॉल की बात करें, अगर हम लोग स्टमक के वॉल की बात करते हैं तो स्टमक वॉल में कुछ फाइबर्स पाई जाती हैं, यानी मसल फाइबर्स पाई जाती हैं। ये मसल फाइबर 3 लेयर्स में अरेंज होती हैं, एक आउटर, फिर आता है मिडिल और फिर आता है इनर। आउटर साइड में जो मसल फाइबर मिलती है दैट इज नोन एज लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर। यहां पर लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर मिलता है। मिडिल पार्ट में जो मिलेगा दैट इज द सर्कुलर मसल फाइबर, सर्कुलर मसल फाइबर। और इनर पार्ट में जो मिलेगा दैट इज द ऑब्लिक मसल फाइबर। ये क्या होता है? ऑब्लिक मसल फाइबर। अच्छा, ये हम लोग ने बच्चों स्टमक के वॉल के बारे में देखा। तो इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो बेटा, और ये ट्रिक है LCO। LCO, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, मिडिल सर्कुलर और इनर ऑब्लिक मसल फाइबर। तो इस तरह से हम लोग ने मसल फाइबर्स के बारे में पढ़ा। अब जब उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे स्टमक का जो म्यूकोसा होता है बेटा, हमारे स्टमक का जो म्यूकोसा होता है, द म्यूकोसा ऑफ स्टमक कंसिस्ट ऑफ सम ग्लैंड्स। इसमें कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इन ग्लैंड्स को हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। और हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं यहाँ पर 3 प्रकार के सेल्स मिलते हैं। एक सेल जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकस नेक सेल, दूसरे सेल होते हैं पेप्टिक सेल और तीसरे सेल होते हैं ऑक्जेंटिक सेल। अगर हम लोग म्यूकस नेक सेल की बात करते हैं तो इसका फंक्शन होता है म्यूकस का सिक्रीशन करना। ये क्या करता है? म्यूकस सिक्रीशन। म्यूकस क्या करता है? इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक इम्पैक्ट ऑफ HCl इन द स्टमक। क्योंकि देखिए HCl एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये स्टमक को भी डैमेज कर सकता है। तो इसके एसिडिक इफेक्ट से कौन बचाता है स्टमक को? म्यूकस नेक सेल से निकलने वाला म्यूकस बचाता है। उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पर जो आती है पेप्टिक सेल। बच्चों पेप्टिक सेल्स आर ऑल्सो नोन एज चीफ सेल्स। इनको बेटा हम लोग चीफ सेल्स भी कहते हैं, या फिर इनको हम लोग जाइमोजेनिक सेल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज जाइमोजेनिक सेल्स। ये किसका सिक्रीशन करते हैं बेटा? ये 2 एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं जो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। इन एंजाइम्स को साथ में हम लोग कहते हैं जाइमोजेंस। क्या कहा जाता है इनको? जाइमोजेंस कहा जाता है। जाइमोजेन देखिए किसको किसको कहेंगे हम लोग? पेप्सिनोजेन, और दूसरा जो एंजाइम होता है दैट इज योर प्रोरेनिन। पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को साथ में हम लोग जाइमोजेंस कहते हैं, इसीलिए जाइमोजेन को रिलीज करने वाले सेल्स जाइमोजेनिक सेल्स भी कहे जा सकते हैं। अच्छा, प्रोरेनिन की खास बात यह है बेटा कि इट इज फाउंड इन इन्फेंट्स इन लार्ज क्वांटिटी। ये बच्चों में भारी मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेनिन होता है ना, ये रेनिन क्या करता है? ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसकी बात हम लोग अभी आगे करेंगे, ठीक है? तो अभी आपको ध्यान रखना है ये इन्फेंट से पाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलता है? ऑक्जेंटिक सेल से HCl निकलता है, और यहां से बच्चों कासेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है। कासेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये HCl क्या करता है? एक तो ये क्या कराता है? एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजेंस। ये जाइमोजेंस को एक्टिवेट कराता है। एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजेंस मतलब ये पेप्सिनोजेन को बदल देता है बेटा पेप्सिन में, और प्रोरेनिन को बदल देता है रेनिन में। ये कौन करता है? इट इज डन बाय द HCl। ये HCl करता है, ये HCl की प्रेजेंस में होता है ये काम। अच्छा,
दूसरी चीज़ HCl क्या करता है, HCl स्टमक के pH को एसिडिक यानी 1.8 बना करके रखता है। उसके बाद जो अगली चीज़ है यहाँ पर बच्चों, दैट इज़ द कासेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये कासेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये बच्चों विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। इस विटामिन B12 को हम लोग और क्या कहते हैं, साइनोकोबालैमिन भी कहते हैं। और ये साइनोकोबालैमिन या विटामिन B12 क्या करता है, इसका मेन फंक्शन होता है RBC के प्रोडक्शन में हेल्प करना। ये RBC का प्रोडक्शन करवाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं जब हम लोग, तो अगली चीज़ यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों स्टमक में कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक के फंक्शन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दो मेन फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन जो होता है दैट इज़ द स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर करता है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर होती है दैट इज़ द डाइजेशन ऑफ फूड, ये फूड का स्टोरेज करता है और फूड का डाइजेशन करता है। अच्छा, फूड का स्टोरेज हमारे स्टमक में 4 से 5 घंटों तक हो सकता है, 4 to 5 आवर्स तक हो सकता है। वहीं डाइजेशन ऑफ फूड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से यानी मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। मेनली किस चीज़ का डाइजेशन होता है बेटा, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी चीज़ों का डाइजेशन नहीं होता, होता है दूसरी चीज़ों का भी डाइजेशन, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में होता है कि हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि मेनली स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो चलिए देखते हैं हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन किस तरह से होता है। तो लेट अस टॉक अबाउट द डाइजेशन इन स्टमक। तो चलिए देखते हैं स्टमक में अगर हम लोग एडल्ट्स की बात करते हैं, अगर हम लोग बच्चों किसकी बात करते हैं, एडल्ट्स की बात करें तो पहले एडल्ट्स में हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। बात को समझिएगा गौर से। यहाँ पर जो स्टमक है हमारे स्टमक के जूस को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूस पाया जा रहा है दैट इज नोन एज योर गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अच्छा, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हमारा फूड जो है, फूड इन स्टमक, फूड जब हमारा स्टमक में होता है यानी फूड अलोंग विद द गैस्ट्रिक जूस, फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ जब मिल जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं काइम, CHYME, काइम। याद रखना बहुत इजी होता है इसको। देखिए फूड, इसको हम लोग इस तरह से भी समझते हैं, फूड इन स्टमक, फूड इन स्टमक। स्टमक में फूड जो है उसको काइम कहते हैं। ठीक है, माउथ में जो फूड है उसको हम लोग बोलस कहते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उसको हम लोग काइल कहते हैं। तो ये बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। जहाँ से बोलते हैं माउथ, तो माउथ में फूड जो होगा उसको हम लोग बोलस कहेंगे। काइम, देखिए काइम में भी M है, स्टमक की स्पेलिंग में भी M है। तो काइम क्या होता है, फूड इन स्टमक, और स्मॉल इंटेस्टाइन में L है और काइल में भी L है, CHYLE, काइल। तो दोनों में L है, तो आप याद रख सकते हैं फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड काइल, फूड इन स्टमक इज कॉल्ड काइम एंड फूड इन माउथ इज नोन एज बोलस। तो यहाँ पर हम लोग स्टमक की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने वो लिख दिया है। अच्छा, अब देखिए ये गैस्ट्रिक जूस में कई सारे एंजाइम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम मिल रहे हैं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम मिलता है। भाई गैस्ट्रिक जूस में मिलने वाला एमाइलेज कहलाता है गैस्ट्रिक एमाइलेज। हमारे स्टमक में मिलने वाला जो लाइपेज है इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। और हमारे स्टमक में जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस कौन कौन से हैं, यहाँ पर 2 हैं, हमने अभी आपको बताया था। वन इज योर पेप्सिन एंड अगर इन्फेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर रेनिन आ जाएगा। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि मैं एडल्ट्स के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्फेंट्स, खास बात यह है कि हम लोग गैस्ट्रिक एमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होते हैं दे आर सिक्रीटेड इन लो अमाउंट, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है,
और मेनली हम लोग किस पे फोकस करते हैं, पेप्सिन पे फोकस करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे स्टमक में किस तरह से चीज़ों का डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे स्टमक में डाइजेशन की बेटा, तो यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर जो प्रोटीन होगा इसको पहले बदला जाएगा प्रोटियोजेज में, प्रोटियोजेज, फिर प्रोटियोजेज पर फिर से पेप्सिन काम करेगा और इसको बदल देगा पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में बदल दिया जाएगा इसको। फिर इस पेप्टोन पर फिर से पेप्सिन काम करेगा और इसको बदल दिया जाएगा पॉलीपेप्टाइड में। किस में बदल दिया जाएगा, पॉलीपेप्टाइड्स में बदल दिया। ये सब एमिनो एसिड की चेन्स हैं, लेकिन इनका ये सबसे बड़ी चेन प्रोटीन, फिर प्रोटियोजेस, फिर पेप्टोन्स, फिर पॉलीपेप्टाइड्स, इस तरह से होता है। और ये सब किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, ये सब होगा पेप्सिन की प्रेजेंस में, और सब जगह पर पीएच होगा 1.8। सब जगह पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, पेप्सिन, और पीएच होगा 1.8। बिना डाइजेस्टिव एंजाइम के और एक डेफिनिट पीएच के कभी भी डाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। उसको हम लोग डाइजेशन नहीं कह सकते, कुछ और कहेंगे। जैसे हम लोग बाइल जूस के केस में कहते हैं बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है, डाइजेशन नहीं कराता, क्योंकि बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग ने डाइजेशन को देखा स्टमक में। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 20,000 डेल्टन्स के आसपास होता है। प्रोटियोजेज में लगभग 10,000 डेल्टन्स के आसपास होगा। डेल्टन वेट की यूनिट हो जाएगी। पेप्टोन्स की बात करेंगे तो लगभग 5,000 डेल्टन्स के आसपास, और 5,000 से कम या 2,500 डेल्टन्स के आसपास अगर वेट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये पॉलीपेप्टाइड हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने किसके विषय में पढ़ लिया, स्टमक के स्ट्रक्चर को समझा, इसकी लोकेशन को समझा, इसमें जो ग्लैंड्स मिल रहे हैं उसको समझा। ठीक है, तो हम लोग ने, और यहाँ पर जो फंक्शन हो रहा है फूड का स्टोरेज और मेनली फूड का डाइजेशन, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मेनली प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो प्रोटीन का बहुत सारा डाइजेशन है, इसलिए हम लोग इसको ये कह रहे हैं। और एक क्वेश्चन और आता है कि स्टमक में किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टमक। प्रोटीन का डाइजेशन जो है ये स्टमक में ही स्टार्ट होता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने अपने वीडियो को, दैट इज कैप्सूल सीरीज के दूसरे वीडियो को, स्टमक को पूरा पढ़ लिया। अब अगर इतना आप स्टमक के बारे में पढ़ लेते हैं तो पूरे चांसेस है कि क्वेश्चंस आपका स्किप नहीं करेगा, कोई भी क्वेश्चन आपका स्टमक से रिलेटेड नहीं छूटेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू।